हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, अनुस्वार क्या होता है, जिसके उच्चारण करने के लिए हमें सिर्फ नाक की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जो ध्वनि है वो आपके नाक से निकलती है। इसमें इसका जो चिन्ह है, आप एक बिंदी से इसका चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे आपका गंगा शब्द है, इसमें आपने अनुस्वार लगाया है, तो ये आपका क्या हो गया है, अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होता है, जिसका उच्चारण करने में आपको नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, या ये कह सकते हैं कि दोनों से आपकी वायु बाहर निकलती है। तो ये होता है आपका अनुनासिक। जैसे चंद्रमा बिंदी से ही इसको क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर आप इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, ठीक है। और इसमें जो है कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, आंख, गांव, माँ, अंगना। इसी प्रकार से ये सभी शब्द जो हैं किसके हैं, अनुनासिक के हैं। इसके बाद हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, यहाँ पर उपसर्ग के बारे में पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है। वे शब्द जिनको आप क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के शुरुआत में लगाते हैं, यानी कि मूल शब्द के आगे से लगाने से और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब इसकी भी 3 विशेषता होती है, या तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाएगा, या तो उसका अर्थ ही उलट जाएगा, यानी कि जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के अर्थ से वो विपरीत अर्थ देगा, या फिर उसी अर्थ के इर्द गिर्द वो अर्थ उसका आएगा। तो 3 विशेषताएं बताई थी। इसके बाद हमने यहाँ पर संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों के बारे में जाना था। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो शब्द डायरेक्ट हिंदी में आए हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, उस समय हमने उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा था, इसलिए इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो ये हमने सारे उदाहरण कल की क्लास में पढ़ लिए थे। हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और इसके बाद उर्दू के उपसर्ग भी हमने यहाँ पर कल की क्लास में पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कुछ उपसर्ग होते हैं जो इस प्रकार से हैं। अब इसके अलावा देखिए, कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। वहां पर हमने नोट में जब लिखाया था, आपको कंबाइंड रूप में लिखाया था कि आपके विदेशी उपसर्ग, उसमें आपके अंग्रेजी के भी आए थे, उर्दू फारसी के भी आए थे। अब इसको हम 3 उसमें पढ़ रहे, अलग अलग इसमें पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी के अलग हमने यहाँ पर उपसर्ग कर लिए और उर्दू के उपसर्ग अलग कर लिए हैं। तो अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, सब। सब का मतलब क्या होता है, अधीन या नीचे। अब सब का मतलब सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये सभी शब्द क्या हैं, अंग्रेजी के क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो ये देखिए, उन अंग्रेजी के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सब जो है अंग्रेजी का शब्द है, और इस सब से सब जज, सब कमेटी, अब इस सब का मतलब होता है अधीन या नीचे। अब देखिए डिप्टी, डिप्टी शब्द भी अंग्रेजी का ही है। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार और डिप्टी मिनिस्टर, तो ये सभी शब्द किसके हैं, इस अंग्रेजी भाषा का जो क्या है, उपसर्ग है, उसी से बने हुए ये शब्द हैं। ऐसे ही वॉइस की हम बात करते हैं, वॉइस का मतलब भी सहायक होता है। तो ये शब्द जो है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं, वाइसराय, वाइस चांसलर, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके अंग्रेजी के। इसके बाद जनरल की जब आप बात करते हैं, जनरल का मतलब प्रधान होता है। तो ये आपने शब्द सुने होंगे, जनरल मैनेजर। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद चीफ शब्द है, चीफ शब्द भी अंग्रेजी उपसर्ग है। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी, ये सभी शब्द अंग्रेजी के उपसर्गों से मिलकर बने हैं। इसके बाद आपका आता है हेड। हेड का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। इनके अर्थ भी लिखे हैं यहाँ पर। तो हेड का मतलब प्रमुख होता है। तो क्या क्या आ जाएगा, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये सभी शब्द किसके हैं, ये आपके अंग्रेजी उपसर्ग से बने हुए नए शब्द हैं। अब इसके बाद ये आपका उपसर्ग खत्म हो गया है। अब हम प्रत्यय को शुरू करते हैं। प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। तो हमने नोट में भी पढ़ा था कि प्रत्यय क्या होता है। जैसे हम उपसर्ग को पहले लगाते हैं, शब्दों के मूल शब्दों के पहले लगाते हैं, ऐसे ही प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में लगता है, अंत में ये जो है जुड़ते हैं। आपका प्रत्यय हमेशा उपसर्ग हमेशा आपका मूल शब्द के आगे से जुड़ेगा। तो प्रत्यय की परिभाषा लिखी हुई है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए,
उन्हें आप प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। तो प्रति का अर्थ है होता है साथ में, और में या पर बाद में, ये होता है प्रत्यय, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है ना। अतः प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया है, साथ में पर बाद में चलने वाला। तो प्रत्यय उपसर्गों की तरह अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना। जो भी प्रत्यय होगा उसका कोई अपना अर्थ नहीं होगा, वो शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ बनाएगा। ठीक है ना, मूल शब्द के साथ या किसी शब्द के साथ जुड़ करके वो अर्थ बनाएगा। तो इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या ना ही उसका कोई अर्थ होता है। ठीक है ना। प्रत्यय अभिकारी शब्दांश है जो शब्दों में जोड़े जाते हैं। तो ये भी क्या है, अभिकारी है जिसको शब्दों में जोड़ा जाता है। अभिकारी जिनमें विकार नहीं आता है। ठीक है ना, इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद देखिए, जैसे उदाहरण के लिए समाज, समाज एक शब्द है। ठीक है, और इसी समाज में जब हम इक जोड़ते हैं तो देखिए ई, ये छोटी ई की मात्रा इसके साथ, आपको ये तो आता ही है, समाज, समाज धन इक। अब आपको पता है स्वर को आप लिखते नहीं है, स्वर की मात्रा जुड़ती है। तो यहाँ पर जो लास्ट अंतिम वर्ण होता है इसके साथ स्वर की मात्रा जुड़ती है। यदि ये व्यंजन होता तो ये ऐसे ही जुड़ जाता, लेकिन स्वर की आप यहाँ पर मात्रा जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, समा और इक इसके साथ जुड़ेगा, इस पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है। अब देखिए समाज में हमने एक प्रत्यय लगाया, ये एक प्रत्यय है। आप देखिए इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये शब्द के साथ जुड़ता है, जब ये यहाँ पर जुड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक नया शब्द बनाता है, सामाजिक। ऐसे ही सुगंध, सुगंध का मतलब खुशबू, और इत, ऐसे ही जब आप इस सुगंध पर इत लगाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सुगंध, और इसी सुगंध में आप क्या लगाएंगे, इत। तो फिर से वही काम करेंगे, अंतिम वर्ण में आपको इस स्वर, क्योंकि ये भी स्वर है, इस स्वर की मात्रा को लगाना है। तो सुगंधित, सॉरी इसको आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, सुगंधित। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, सुगंधित। इस ध पे लगाएगा ये, ठीक है, इस तरह से लगाया जाएगा, तो ये सुगंधित हो गया। ऐसे ही भूलना, भूलना धन अक्कड़, भूलना धन अक्कड़। ठीक है, तो क्या हो गया है, भुलक्कड़। तो एक नया शब्द बना, ये आपका क्या है, ये आपका प्रत्यय है। ऐसे ही मीठा, मीठा पर आस लगाएंगे तो मिठास हो जाएगा। ऐसे ही भला और आई, भलाई। तो इन शब्दों से ये आपके प्रत्यय हैं और ये आपके क्या है, मूल शब्द हैं। तो इनसे एक नया शब्द बन रहा है, तो ये आपके क्या हो गए हैं। अब यहाँ पर भी जैसे हमने उपसर्ग में क्या पढ़े थे, संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी और उर्दू के उपसर्ग। तो यहाँ पर प्रत्यय भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आपका क्या हो गया है, संस्कृत प्रत्यय। तो देखिए एक प्रत्यय, सबसे पहले है आपका एक प्रत्यय। तो देखिए एक प्रत्यय में क्या लिखा है, एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं, आ बराबर क्या हो जाता है, अ बराबर हो जाता है आ। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई, और ए को आई आप लिख सकते हैं, ओ को आप औ लिख सकते हैं, और री को आर लिख सकते हैं। तो अब कैसे इसका प्रयोग करना है वो यहाँ उदाहरण में आप समझ जाएंगे। तो देखिए मनस, मानस होगा ये, ठीक है ना, तो मानस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है, सौ, ये का मतलब क्या है, सौ। इस पर आप क्या लगाएं, धन ई, तो इस पे आप क्या करेंगे, ई, छोटी ई। तो जब छोटी ई को आप क्या बना देंगे, तो यहाँ पर आप देखिए मान, मानस,
धन इक। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? अंतिम वर्ण आपका सौ है। अब इसकी मात्रा जब आप जुड़ाएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? मानसिक। छोटी ई की मात्रा लग जाएगी इस पे, मानसिक। ठीक है। ऐसे ही व्यवहार है, जब आपका लिखा हुआ है व्यवहार, व्यवहार धन इक प्रत्यय लगाया आपने। ठीक है, तो व्यवहार, इस रॉ पर आप क्या लगाएंगे? इस ई की मात्रा, क्योंकि इसके बाद स्वर है और ये अंतिम वर्ण है, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक। रॉ पे लगानी है छोटी ई की मात्रा, तो ये आपका व्यवहारिक। ऐसे ही समूह धन इक, तो यहाँ पर देखिए हम जब प्रत्यय लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या है? ये मानस नहीं है, ये है आपका क्या? मनस। क्या है? मनस। अब यहाँ पर रूल क्या दिया है? सॉरी, इसको मैं फिर से लिख दूं, मनस। ठीक है, ये आपका हलंत है। अब यहाँ हमने क्या लिखा था? अ को आप क्या कर देते हैं? आ कर देते हैं। ठीक है, इस अ को आप आ कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या किया? इस अ को आ कर दिया है, माँ। ठीक है, और यहाँ तो जुड़ेगा ही आपकी मात्रा, तो इस चीज को भी देखना है। ठीक है, ऐसे ही व्यवहारिक, यहाँ अ है, अ की मात्रा है यहाँ पे। ठीक है ना, अ है तो यहाँ आ लगा दिया है। ऐसे ही ये भी आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए नीति, नीति, तो हमने क्या कहा था? बड़ी ई की मात्रा जब लगती है तो वो किसमें बदल जाता है? इन नियमों को आप याद करेंगे। बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर देखिए ए आई की मात्रा में बदल जाती है, तो यहाँ ई 9 पे बड़ी ई की मात्रा लगी थी शब्द, मूल शब्द में अंतिम वर्ण के साथ, तो आप इनको जोड़ेंगे ही, जो इक और ये मात्रा तो जुड़ेगी जुड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा किसमें बदल जाती है? आई की मात्रा में। तो 9 पर पहले बड़ी ई की मात्रा थी, अब इस पर एक प्रत्यय जुड़ा है अंतिम वर्ण के साथ, तो हम वही करेंगे जो हमने प्रत्यय में उपसर्ग में भी किया था। अब यहाँ पर देखिए आपने बड़ी ई की मात्रा लगाई है और ये बड़ी ई की मात्रा किसमें बदल जाती है? आई की मात्रा में। ठीक है ना, तो अब जो है इस 9 पर आई की मात्रा, तो ये हो गया है नैतिक। ठीक है, ऐसे ही भूगोल धन इक। अब भू, इस पर कौन सी मात्रा लगी है? भौ पर बड़ी ऊ की मात्रा, और बड़ी ऊ क्या किसमें बदल जाता है? आऊ में। तो आऊ में बदल दिए। देखिए नियम लिखे हुए, नियमों को नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा किसमें? औ की मात्रा में। तो भौ पर ऊ की मात्रा थी, बड़ी ऊ की मात्रा, इसको आपने औ की मात्रा में बदल दिया है, तो ये हो गया है भौगोलिक। अब लास्ट में तो वही करना है आपने प्रत्यय, जैसे प्रत्यय में किया था वैसे ही, जिसमें उपसर्ग में किया था ऐसे ही प्रत्यय में भी आप करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पर। तो जब आप किसी प्रत्यय को जोड़ते हैं किसी शब्द में, किसी मूल शब्द में, तो क्या क्या परिवर्तन आता है ये यहाँ पर आप देख लेंगे। क्या परिवर्तन आता है? यदि प्रथम वर्ण में जैसे यहाँ पर मो था, तो मो को आपने किसमें बदल दिया? अ। इसका उच्चारण आ रहा है मो, अ का उच्चारण। ये मो अ क्यों है? क्योंकि जो व्यंजन मो है वो स्वतंत्र अवस्था में ऐसा होता है हलंत के साथ, और जब इसी में हम अ जोड़ देते हैं तो ये आपका मो बन जाता है, यानी कि इस मो में क्या है? अ है, तो अ का उच्चारण आ रहा है। यहाँ क्या लिखा? अ को आ कर देते हैं। इसके बाद जो छोटी ई, बड़ी ई और ए हो तो उसको आई में बदल देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है? मनस था तो धन इक, तो लास्ट में तो वही करेंगे, सिक लिखेंगे, लेकिन ई और जो है बड़ी आ में बदल जाएगा। ऐसे ही व्यवहारिक, ये व्यवहारिक, तो यहाँ भी अ का उच्चारण आ रहा है, ये आधा शब्द है, ये व्यवहारिक, तो अ का उच्चारण है, तो यहाँ हमने आ की मात्रा लगा दी है इस नियम के अनुसार। ठीक है, और लास्ट में तो इसके साथ जुड़ेगा ही, अंतिम वर्ण के साथ यहाँ मात्रा तो लगेगा ही। ऐसे ही समूह, तो समूह में ये 100 है और 100 किस में बदल जाएगा? आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर सा हो जाएगा, तो सामूहिक। ठीक है, ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई कहाँ है? ये किस में बदल जाता है? आई की मात्रा में,
तो ये आपका पहले 9 पे बड़ी ई की मात्रा लगी थी और इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तो अंतिम वर्ण तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रथम वर्ण भी देखना है। तो यहाँ छोटी बड़ी ई की मात्रा थी, बड़ी ई की मात्रा आई की मात्रा में, तो 9 पे आई की मात्रा लग गई है नैतिक, ठीक है। ऐसे ही बड़ी ऊ की मात्रा, ये ऊ बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये बदल जाता है औ में, तो यहाँ भौ में औ की मात्रा लग जाएगा, भौगोलिक। यहाँ तो आपने वही काम करना है जो आपने उपसर्ग में भी किया था अंतिम वर्ण के साथ, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लेंगे, ये आपके कुछ नियम है। अब यहाँ पर पहले हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, इक प्रत्यय लगाया। अब दूसरा देखिए ए प्रत्यय आपको लगाना है, ए। तो देखिए शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर, अब इसका क्या नियम है, इसमें क्या कहा गया है, शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को हटाना है। आपने क्या करना है, जो अंतिम में स्वर है उसको हटा देना है और उसमें ए प्रत्यय जोड़कर दिया जाता है, तथा एक प्रत्यय की तरह शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि जो नियम ऊपर थे, जहां आपने क्या किया था, अ को किसमें बदला था, अ को आपने बदला था किसमें, यदि अ प्रथम वर्ण है तो आपने इसको किसमें बदला था, आ में, साथ ही साथ छोटी ई बड़ी ई और ए हो उसको आप आई में बदल रहे थे यहाँ। इसके बाद आपका ओ ओ और ओ, इसको आप बदल रहे थे औ में, तो ये नियम आप लिख लेंगे। इसके अलावा जो री है, यदि री लिखा जाए तो री को आप बदलेंगे आर में, और ये हलंत के साथ है। तो अब जो है यहाँ पर जो ए प्रत्यय है, क्या कहा गया है कि अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर, यानी कि यदि अंतिम वर्ण में भी स्वर है, उस स्वर को हटा करके उसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उसमें क्या जोड़ते हैं, ए प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि अंतिम वर्ण में स्वर भी है, स्वर का मतलब स्वर की मात्रा से है, ठीक है ना, तो उसको हम ए प्रत्यय लगा देते हैं और एक प्रत्यय की तरह शब्द के प्रथम स्वर में वही परिवर्तन होता है जो हमने ऊपर किया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अग्नि, क्या लिखा है, अग्नि। तो अग्नि, या मैं इसको अग्नि को छोड़ करके इसकी बात करूं, क्योंकि उसके साथ आधा गौ भी लगा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गंगा, पहले हम गंगा को समझेंगे और फिर अग्नि को समझेंगे। तो अब आप देखिए इस गंगा में अब हमने क्या करना है, ए प्रत्यय लगाना है। चलिए ए प्रत्यय लगाइए, गंगा धन ए। तो क्या कहा गया है कि शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर, देखिए शब्द के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लगी हुई, यानी कि आ का स्वर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको हटा देना है और क्या करना है, ए प्रत्यय जोड़ देना है, ए प्रत्यय हमें यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा है, जो हमने ऊपर पढ़े थे, क्या, किसके लिए, एक प्रत्यय की तरह प्रथम शब्द में भी वही, या प्रथम स्वर में भी हम वही परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रथम स्वर क्या है, गौ, ठीक है, उसमें मात्रा लगी है उनकी, यानी कि अनुस्वार लगा है, उसको नहीं देखना है, गौ लगा है, ठीक है। अब गौ को हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, अ को आ कर दिया जाता है, तो इस गौ को आप क्या लगा देंगे, गा, ठीक है। और अंक की मात्रा तो है ही ऊपर से। इसके अलावा अब आपने इस गौ में क्या करना है, क्योंकि इसमें अंतिम वर्ण है, इसमें आपने क्या करना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर आ की मात्रा की जगह पर ए की मात्रा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा गेय, गांगेय। अब बात करते हैं हम राधा धन ए, राधा धन ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि यदि आपके पास, अब राधा तो आपके पास कोई नियम था ही नहीं कि यदि प्रथम वर्ण में कोई आ की मात्रा हो, उसके लिए नियम नहीं पढ़ा है। हमने क्या क्या के लिए नियम पढ़ा है, अ है तो अ को आ कर देना है, ई और ए है तो इसको आई करना है, वो उ और ओ है तो उसको औ करना है, और री है तो उसको आर लिखना है।
यहाँ पर आ की मात्रा यदि प्रथम वर्ण में यदि आ की मात्रा है, उसके लिए कोई नियम नहीं था, तो रा आपका ऐसे ही रहेगा। और लास्ट में अंतिम में तो आपने क्या करना है, स्वर को हटा देना है, यानी कि स्वर की मात्रा को हटा देना है और सीधे सीधे जो भी मात्रा लगी हुई है स्वर के साथ आपको ए कर देना है। तो रा धेय, अब ध पे यहाँ आ की मात्रा थी लेकिन अब लगेगी ए की मात्रा। ठीक है, अब अग्नि की बात करते हैं। अग्नि, ठीक है ना। तो देखिए अग्नि इस पर लगी है किसकी, अ का बन जाएगा आ, प्रथम के लिए बताया था, अ का बन जाएगा आ, अ का आ बन जाता है प्रथम जो वर्ण होता है। इसके अलावा जो अंतिम वर्ण है उसके साथ हमने क्या करना है, ए लगाना है। अंतिम वर्ण नौ है और नौ पे यहाँ पे पहले से क्या लगी है, छोटी ई की मात्रा, लेकिन हमें इसको हटा देना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो इसमें ये जो आधा जो गो है इसको तो आपने सीधे ऐसे लिखना है और यहाँ लिखेंगे आपने आग्नेय। तो इस प्रकार से आपका ये है ए प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहले इस नियम को आप लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे कि यदि आपको प्रत्यय लगाना है, पहला प्रत्यय हमने इक पढ़ा और इक प्रत्यय कब लगता है, इक प्रत्यय पीछे से लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रथम वर्ण में भी आपने यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर देना है। क्या क्या परिवर्तन हम करते हैं, यदि प्रथम वर्ण में अ की मात्रा हो, यानी कि अ का उच्चारण हो, अ की मात्रा नहीं होती है लेकिन उच्चारण आता है, तो यहाँ पर क्या था, मनस, तो हमने क्या किया है, मनस को क्या कर दिया है, आ बना दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यदि प्रथम वर्ण में अ का उच्चारण हो तो आ बन जाता है, ए ई और ए का उच्चारण हो तो आई बन जाता है, और उ ओ हो तो उनमें औ का उच्चारण आता है, ऐसे ही री का उच्चारण हो तो उसमें आ आ जाता है। तो यहाँ पर मो अ का उच्चारण आ रहा था तो हमने आ कर दिया, और पीछे से तो आपको पता है जैसे हमने किसमें उपसर्ग में जोड़ा था ऐसे ही आ गया। ब्यो, यहाँ भी अ का उच्चारण आ रहा है तो आ जोड़ दिया, यहाँ भी अ का उच्चारण तो आ जोड़ दिया, यहाँ बड़ी ई की का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, बड़ी ई में क्या आता है, ए, तो देखिए आई, तो आई नौ में हमने आई की मात्रा जोड़ी। ऐसे ही बड़ा ऊ का उच्चारण आया भ में, तो हमने फिर बड़ा ऊ को क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए बड़ा ऊ को आप औ कर देते हैं, तो भौगोलिक। तो इस प्रकार से, और पीछे तो आपके साथ स्वरों को आप मात्राओं के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इसको कल की क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।